तो भाई साहब, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 27 फरवरी को आप लोगों का गणित का पेपर लगा हुआ है, यूपी बोर्ड एग्जाम वालों का, क्लास 10th वालों का। तो भाई आप सभी को गणित के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बताने वाला हूं, केवल 3 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो पूरी गारंटी है 3 प्रश्न आपको 6 नंबर बिल्कुल दे करके जाएंगे। और आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में लॉन्ग क्वेश्चन को लिख करके आओगे और बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में लिख के आओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि भाई आप लोगों के त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर के होने वाले हैं। किस चैप्टर के? त्रिकोणमितीय फलन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का। वैसे इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, आप लोग त्रिकोणमितीय फलन या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहते हो। तो भैया उसके हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के आज ही तैयार कर लो और भाई पेपर में तो फंसेंगे 100%। आज की इस वीडियो में देखिए बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में भाई 4 आते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो लगभग 24 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉन्ग। ठीक है, तो आज आप लोगों का एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि भैया यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, कैसा प्रश्न है, कैसे हल करोगे, कैसे कम समय में हल करोगे, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले प्रश्न जितने भी ये टाइप है ना, ये भाई आप सभी लोगों को 2 से 3 पन्ने में आपके होते हैं। ठीक है, लगभग 2 से 3 पन्ने में आपके सारे प्रश्न होते हैं। आराम से बताएंगे, आप लोग आराम से नोट करना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि भूमि पर स्थित बिंदु यक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी आराम से पढ़ते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा PX की यानी कि दूरी PX ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में सेम इसी तरीके से प्रश्न आएगा, ना तो कोई फिगर होगा ना तो कुछ होगा, और आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करना है। और मैं बता रहा हूँ, इस प्रश्न को आप केवल और केवल, भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत सारे स्टूडेंट तो आधा घंटा में सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न को अगर मैंने एक बार आपको बताया है, अब इस प्रश्न को आपको घर में क्या करना है स्टूडेंट, 3 बार इस प्रश्न को लगा लेना है। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि ये प्रश्न आप लोग मुश्किल का 10 से 15 मिनट में आसानी से कर लोगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15, लेकिन मिनिमम 10 मिनट में प्रश्न आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को 3 बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। समझ में आ गया? चलो प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को फिगर हम दिखा देते हैं कि भैया इसका फिगर किस तरीके से बनेगा। हम पहले से ही फिगर बना करके लाए हैं ताकि आप लोगों का समय ना जाए। तो सबसे पहले देखो, फिगर आप लोगों का इस तरीके से है। फिलहाल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि प्रश्न कैसे आपको करना है। देखो, सबसे पहले दे रखा है कि बिंदु P पर स्थित बिंदु यक्स है। मतलब भैया यहाँ पर देखो भूमि है। सबसे पहले यहाँ पर भूमि दे रखी है, यानी भूमि क्या होता है समझ रहे हो, यानी वही भूमि मतलब जो जमीन होती है। ठीक है, तो वही हमारी भूमि है। तो भूमि पर हम लोगों का कोई बिंदु यक्स स्थित है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारी जो आप लोगों की ये भूमि है। ठीक है, अब इस भूमि पर हमारा यक्स बिंदु स्थित है। अब इस एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ है। कुछ दूरी पर यहाँ पर हमारी एक मीनार है जो कि PQ है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इस भूमि पर यक्स बिंदु है, कुछ दूरी पर मीनार PQ है। हमसे कह रहा है कि भैया शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस PQ जो मीनार है, इस मीनार के ऊपर ये जो Q है ना, Q को जब हम लोग देखते हैं, यक्स से Q को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यानी नीचे से ऊपर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है जो कि 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y से, अब देखो हम लोगों ने X से Y पर, यानी X से कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 40 कर लेते हैं, है ना, समझ गए? तो यक्स से 40 मीटर, यानी यक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर हमारा Y बिंदु दे रखा है, और इस Y से जब हम लोग Q को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। सेम वही चीज़ है कि जब नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा।
पूरा फिगर समझ में आ गया। भूमि पर x बिंदु है, कुछ दूरी पर हमारी एक मीनार PQ है, ठीक है, मीनार PQ आप लोग देख सकते हो। अब इस PQ की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करनी है तो इसको h मान लेते हैं, ठीक है। अब इस x से कुछ दूरी पर 40 मीटर ऊंचाई पर y बिंदु है और y से जब हम q को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब इस y को हम लोग इस PQ के किसी बीच में बिंदु है, अब इस बिंदु को हम लोग z मान लेते हैं और इससे मिला देते हैं तो xz हमारा बन जाता है। अब देखो ये जो xz है इस px के बराबर में हो जाएगा। अभी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं भाई। आप लोग हल हेडिंग लगा लीजिएगा इस तरीके से, हल, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर एक नज़र डालोगे तो आप लोगों को x और y जो कि 40 मीटर दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है क्या दे रखा है, x y इज इक्वल टू 40 मीटर दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर ज़रा नज़र डालोगे कि भैया जो आप लोगों का PZ है और QZ है, ठीक है, ये जो PZ है और ये XY के बराबर में होगा। देखो आपस में दूरी बराबर लग रही कि नहीं लग रही, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लोगे कि भैया XY इज इक्वल टू PZ हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब PZ आप लोगों का XY के बराबर में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो PZ है ना, इस वजह से जो PZ है इसका भी मान कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जो कोण है ना, कोण जैसे कि कोण QXP 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको लिख लो साथ में, कोण QXP इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आप लोगों का दूसरा कोण जो कि है हमारा QYZ जो कि 45 डिग्री दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं QYZ जो कि हमारा 45 डिग्री दे रखा है। सारी चीज़ों को आपको समझा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दिया है में लिख लेनी है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में आप क्या करते हो, फिगर पर आ जाओ, ठीक है, फिगर पर आ जाओ। फिगर में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कोई एक त्रिभुज। सबसे पहले देखिए हमारे सामने एक त्रिभुज ये है, फर्स्ट त्रिभुज, एंड सेकंड त्रिभुज हम लोगों का ये है। आप कहेंगे कहाँ सर जी, त्रिभुज तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो सबसे पहला त्रिभुज हमारा ये QPX हमारा पहला त्रिभुज है, ठीक है। सेकंड त्रिभुज हमारा हो जाएगा QZY। देखो हमको क्या करना, इस पूरे त्रिभुज में भाई साहब फिर से बता दे रहे हैं, हमें PX ज्ञात करना है, फिर से बता दे रहे हैं PX ज्ञात करना है और साथ में PQ ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो क्या क्या ज्ञात करना है, इस PX को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो ज्ञात क्या क्या करना है तो उसको भी साथ में लिख देते हैं। तो हमको ज्ञात करना है। देखो अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया ना मेरे भाई, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ से आपके 6 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पर देखो PX हमको ज्ञात करना है, साथ में आप लोगों को क्या ज्ञात करना है भाई, PQ ज्ञात करना है, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है PQ। तो हम लोगों को PQ ज्ञात करना है। तो PQ हमारी एक क्या है, मीनार है, ठीक है, मीनार, तो उसी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, साथ में PX भी ज्ञात करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं भाई एक त्रिभुज नंबर फर्स्ट ले लेते हैं जो कि हमारा QPX है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 त्रिभुज इसमें हैं, तो सबसे पहला त्रिभुज QPX हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, त्रिभुज QPX में, ठीक है। अब देखोगे इस वाले त्रिभुज में तो आप लोगों का जो कोण दे रखा है, कौन सा, ये वाला कोण, ये कोण 60 डिग्री दे रखा है। जो हमारा x कोण है ये 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। चलिए अब चलो हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 10 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। चूंकि त्रिकोणमिति चैप्टर है तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब यही होता है कि भाई साहब यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोगों को चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, टेन पढ़ा था, साइन पढ़ा था, कॉस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वहाँ से हम लोग 10 को ले लेते हैं। अब 10 में डिग्री कौन सी दे रखी है, क्योंकि भैया कोण हमारा ये 60 डिग्री दे रखा ना, तो 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर जी हमने यहाँ पर 10 ही क्यों लिया, साइन कॉस
कॉसेक सेक क्यों नहीं लिया? तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भैया अधिकतर जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है ना अनुप्रयोग, इसमें अधिक से अधिक जो भी चीज़ें निकालेंगे उसमें हम लोग 10 का ही यूज़ करेंगे और जो भी कोण होगा वो रख देंगे। तो 10 60 हो गया। अब साथ में भैया 10 का ये भी पता होना चाहिए कि 10 बराबर क्या होता है। तो 10 बराबर लंब, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, सभी लोगों को बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक बार लिख दिया मैंने बस, बार बार नहीं लिखेंगे हम। तो लंब बराबर यहाँ पर देखो कितना दे रखा है पी। अब देखो लंब 10 60 बराबर लंब हो जाएगा, पी क्यू हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार होता है, कर्ण नहीं होता, लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कक्का ना, तो लंब बट्टे आधार होता है, ये होता है 10 बराबर। तो लंब हमारा पी क्यू हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है, आधार हम लोगों का पी एक्स हो जाए। तो देखो यहाँ से आप लोग पी एक्स लिख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो शूट होना रह गई थी तो दोबारा समझ लो। √3 हमारा 10 60 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लंब हमारा पी क्यू हो जाएगा, आधार हमारा पी एक्स हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो आधार ही हमारा पी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने एक्स मान रखी थी। ठीक है, तो पी एक्स की जगह हम लोग एक्स डिनोट कर देंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पी क्यू हम लोगों ने शुरुआत में इसको एच मान लिया था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एच रख देंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो भैया यहाँ से x का मान निकल के कितना आ जाएगा? h/√3। तो यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट आपका बन गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज यूज किया। ठीक है, अब हम लोग इसका त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज का यूज करेंगे भाई। देखो जितने कोण दे रखे होंगे उतने त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुजों का आपको उपयोग करना है। पूरे प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेना, अच्छे से एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को देखकर समझ लेना, और 3 बार घर में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब हम लोग लेने वाले हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम लोगों का कौन सा है भाई? देखो दूसरा त्रिभुज हम लोगों का है QZY। तो त्रिभुज लेंगे QZY में। अब इस त्रिभुज में कौन सा कोण है? हम लोगों का कोण है y, जो कि 45 डिग्री दे रखा है। तो कोण y इज इक्वल टू आप लोगों का 45 डिग्री दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपका टेन ही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब सभी लोगों को बार बार नहीं बताएंगे कि 10 बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखो यहाँ पर लंब कितना है हमारा? QZ है। तो लंब कितना है? QZ। आधार कितना है यहाँ पर हम लोगों का? ZY। आधार कितना है? ZY। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये x है आप लोगों का, चूंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब भाई समांतर है नहीं तो हमको मान लेनी पड़ेंगी ये समांतर हैं। अब जब ये आपस में समांतर होगी तो ये दूरी आपस में बराबर होगी और ये दूरी भी आपस में बराबर होगी। तो भैया अगर ये x है तो भैया ये भी आपकी x हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो YZ यानी ZY जो हम लोगों की है ये आप लोगों की क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और ऊपर वाली जो दूरी आपकी QZ है इसको आप एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, एज इट इज़ रहने दो। अब देखो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई? कितना होता है? 1 होता है ना। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम इसको 1 प्रयोग कर लेंगे और QZ आपका एज इट इज़ रहेगा और ये आपका x हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो QZ का मान भी आप लोगों का कितना निकलेगा? x निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है। ठीक है, चलो इसको आप बना लेते हो समीकरण नंबर सेकंड। इसको आप समीकरण नंबर सेकंड बना सकते हो, ये काम आएगी आपके आगे। ठीक है, अगले पन्ने में कि भाई हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला? QZ बराबर में x मिला। अब समीकरण नंबर अगर आप देखोगे फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट जो कि आप लोगों की क्या दे रखी थी? समीकरण नंबर फर्स्ट आपकी दे रखी थी x इज इक्वल टू h/√3। समीकरण नंबर 1 से हमें इतना मिला था। अगर आप देखोगे तो इस h को, तो भैया ये आप लोगों का कितना दे रखा था? PQ दे रखा था। कितना दे रखा था? PQ। अब अगर आप PQ को देखोगे तो PQ जो आप लोगों का है ये QZ प्लस PZ है। तो अगर हम बताएं तो PZ प्लस ZQ। अब ये पूरा आप लोगों का PQ है। तो इसको हम इस तरीके से सब कुछ लिख देंगे कि x इज इक्वल टू h की जगह हम लिख देंगे PZ, h की जगह लिख देंगे PZ प्लस ZQ और बट्टे में √3। इतना समझ में आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू PZ तो आप लोगों का एज इट इज़ रहेगा भाई। ठीक है, PZ तो आप लोगों का एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर आप PZ देखोगे तो ये 40 मीटर है
अगर आपको नहीं पता तो शुरुआत में हम लोगों ने पीजेड को माना था 40 मीटर ही बता दिया था भाई। यहाँ आप देख सकते हो कि पीजेड हम लोगों का 40 मीटर है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि फिगर अगर आप नहीं जानना चाहते, देखो फिगर में देखो एक्स वाई दूरी 40 मीटर है, चूंकि ये दूरी आपस में बराबर है तो इसलिए अगर ये 40 है तो भैया पीजेड भी आपकी 40 होगी। समझ में आ गया ना? चलो, तो x इज इक्वल टू पीजेड हमारी 40 हो गई, प्लस जेड क्यू आपके एज इट इज़ रहने वाली है। अब अगर आप नहीं जानते तो भाई फिर भी बता ही देते हैं चलते चलते कि जेड क्यू भी हम लोगों ने शुरुआत में इसी में मान ली थी कि भैया जेड क्यू हमारी एक्स है। तो अब इसकी जगह आप लोग एक्स कर लो, ठीक है, इसकी जगह एक्स कर लो और अंडर रूट 3 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये अंडर रूट 3 एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू 40 प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस एक्स को इधर भेज देते हैं तो √3x माइनस का x इज इक्वल टू 40। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताते चलिए भाई, ठीक है, कि समझ में आ रहा है। जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर देना कि इस स्टेप पर नहीं समझ में आया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो भैया अंडर रूट 3 माइनस का 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हम लोग इस अंडर रूट 3 माइनस को 1 को भेजेंगे तो 40 के नीचे आ जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब भैया अगर आप नहीं जानते तो अब हम लोग इस चीज़ का जो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ है ना, ये समीकरण, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण, परिमेयकरण कैसे होता है नहीं जानते? चलो भाई देख लो परिमेयकरण कैसे करते हैं। देखो x इज इक्वल टू 40 बट्टे में √3 माइनस का 1 है ना, तो इस माइनस को प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ऐसे करके, √3 प्लस का 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला बन गया तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा? 40 अंडर रूट 3 प्लस का 1 x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस है कि प्लस है? नहीं प्लस है, प्लस 1 बट्टे में ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में है तो 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई। और x इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1 और बट्टे में 3 माइनस का 1 2। अब काट दोगे तो भैया ये 20 बचेगा। तो फाइनली x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 20 और ब्रैकेट में 3 रूट का और प्लस का 1। तो ये आप लोगों का मान निकला किसका? x का ये मान निकला, ठीक है। ये x का मान निकला 20 ब्रैकेट में 3 रूट प्लस 1। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो x है ना, ये जो x है ये हम लोगों का क्या निकल के आया भाई? ये x हम लोगों का निकला है, अगर मैं फिगर दिखाऊं आप लोगों को तो ये हम लोगों का ये निकल के आया, px निकल के आया। तो px कितना निकला? तो px आप लोगों का निकला है कि 20 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1। तो ये आप लोगों का px निकला है। अभी हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? अभी हम लोगों को एक चीज़ और ज्ञात करनी है जो कि pq है। तो अभी हम लोगों को pq भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो pq को ज्ञात करते भाई, क्योंकि px हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? सेकंड चीज़ ज्ञात करते हैं। चलो देखो हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? PQ ज्ञात करने वाले हैं, PQ इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि भैया जो PQ है ना, PQ ये भाई आप लोगों का PQ ये भैया PH प्लस का सॉरी गलत हो गया, दोबारा देखो। तो PQ जो आप लोगों का है ये PZ और ZQ के बराबर में, PZ और ZQ के बराबर में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो देखो PQ जो है ना, PQ इसको जब निकाल पाएंगे जब हमें PZ पता होगा। तो PZ आप लोगों का 40 है, ठीक है। PZ आप लोगों का 40 है और इतना हम लोगों ने ये निकाला है आप लोगों का ZQ कितना निकाला है? अंडर20 √3 प्लस का 1। अब भैया जब इस पूरे को जोड़ लोगे ना तो पूरा आप लोगों का PQ भी पता चल जाएगा, वरना आप इतना ही रहने दो और अगर आगे आप सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें आप लोगों का क्या दे रखा था? मीटर दे रखा था, तो ये मीटर हो जाएगा और ये भी आपका मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों की जो मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई
अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों की जो मीनार है ना, मीनार यच, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 प्लस का, देखो इसको जोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है, इसको जोड़ सकते हो 40 प्लस 20, ठीक है, √3 प्लस का 1 मीटर, ये हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। और साथ में ये जो आप लोगों का px दे रखा था ना, इसकी आप लोगों की दूरी मतलब px है ना भाई, तो px की जो दूरी हो जाएगी, यानी px की जो दूरी हो जाएगी 20 √3 प्लस का 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों आप लोगों के आंसर यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन यानी दोनों आंसर अच्छे से कैसे निकल के आए सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाई इस प्रश्न को आप लोगों को, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि भैया आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला वाला, और लगभग ये भी कुछ इसका डायग्राम भी पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे आपको। प्रश्न हम लोगों का कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। आगे देखो, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। काफ़ी लंबा प्रश्न है। फिर इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझो। पहले प्रश्न को देखो। प्रश्न में सबसे पहले हमसे कह रहा था कि एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पाद तक जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें ऐसे देखो, सबसे पहले कि भैया ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये हमने एक आप लोगों का राजमार्ग दर्शाया। मान लो ये आप लोगों का एक काला काला जो दिख रहा है ये राजमार्ग है, ठीक है। अब ये जो आप लोगों को दिख रही है ना, ये मीनार है। अब इस मीनार को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो इस मीनार को हम लोग नाम दे देते हैं MN। इस मीनार को हम लोग नाम दे देते हैं MN। अब इस राजमार्ग में कोई बिंदु है, तो चलो इस वाले बिंदु को मान लेते हैं A। सबसे पहला जो बिंदु है राजमार्ग का वो A है। अब इसमें देखो एक सीधा राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग AN है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार का पाद कौन सा है, ये N तक जाता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी कहाँ पर खड़ा है, ये आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा है। ये आदमी जो है मीनार के शिखर पर, यानी अगर हम बताएं तो ये आपकी जो मीनार MN है वो आदमी यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं पर। और यहाँ से जब वो देखता है A को तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और कौन सा कोण बनता है, तो अवनमन कोण बनता है। कौन सा, अवनमन कोण। अब देखो अवनमन कोण जो हमारा बनता है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। तो भैया 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा जब हम लोगों ने यहाँ से इस आदमी ने A को देखा, यानी A पर कोई कार थी तो उसने A से देखा, A पर तो 30 डिग्री का कोण बना। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन के बराबर में होता है। तो ये जब 30 डिग्री अवनमन होगा तो यहाँ A पर जो आपका कोण बनेगा उन्नयन, वो भी 30 डिग्री ही बनेगा। पहली चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड चीज़, इसके बाद देखो जो कि मीनार के पाद की ओर जाती है वह कैसे समझाई दिया है। अब देखो 6 सेकेंड बाद, यानी कुछ समय बाद, यानी 6 सेकेंड बाद कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो गया है। मतलब कि अब जो कार है ना वो यहाँ से यहाँ पर आ गई है, यानी यहाँ से यहाँ पर, मतलब A से अब वो B पर आ गई है। और अब आदमी जब B पर देखेगा कार को 6 सेकंड बाद, यानी कि ये जो कार है A से B तक आई तो यानी 6 सेकंड चल चुकी है। ये 6 सेकंड यहाँ पर चल चुकी है, इतना समझ लो आप। 6 सेकंड कार चल चुकी है। तो अब वो जब देखता है किसी कार को तो B पर जो कोण बनता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर 60 डिग्री बनता है। तो जब ये 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर ये भी आपका 60 डिग्री बनेगा भाई। क्लियर हो गया। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब कि यहाँ से इस बिंदु P यानी इस बिंदु B से N तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वो आप लोगों को बताना है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा आप लोगों को टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको इतना समझना है, ठीक है। पूरा डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इसका माना भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका माना भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे आप इसका माना लिखोगे उसको ज़रा समझो।
चलो हम लोगों ने भाई माना लिख दिया था, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो तो मैंने माना लिख दिया वीडियो को पॉज करके। अब चलिए माना आपको समझा देते हैं कि माना कैसे आपको लिखना है। आप देखिए जो ये माना आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे माना। अब माना की भी आप डाल सकते हो, केवल माना डाल सकते हो। तो माना एबीएन एक राजमार्ग है, ठीक है, ऐसे लिखोगे माना एबीएन एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, पूरा देख लो, जो कि मीनार के पाद तक जाता है, मीनार यमन जिसकी ऊंचाई एच है, और बिंदु ए पर अवनमन कोण, यानी बिंदु ए पर जो अवनमन कोण है भैया 30 डिग्री था, और फिर 6 सेकंड बाद बिंदु पी पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तब हमें बी से एम तक, मतलब स्पेशली भैया बी से एम, ओ सॉरी यहाँ पर आप लोग यन डाल लो, ठीक है। तो बी से यन तक पहुँचने में लगा समय ज्ञात करना है। ऐसे आप लोगों को क्या लिखना है, माना लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में ना आया हो तो। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ करेंगे भाई। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे पहला त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला त्रिभुज की भैया बी यम एन बी। सबसे पहला त्रिभुज ले लेते हैं बी एन यम एन बी। तो लिखेंगे त्रिभुज, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें क्या, चलो बी नीलाइज करते हैं। तो त्रिभुज यम एन बी में, एम एन बी में, अब इसमें कौन सा कोण है भैया, कोण हम लोगों का है यहाँ पर देखो बी वाला, जो कि कोण बी है, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और पहले से ही बता रखा है कि इस वाले चैप्टर में अधिकतर केस में 10 का यूज होता है। तो 10 60 बराबर में क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा यम एन है, ठीक है। अब इसको आप लोग एच भी मान सकते हो, ठीक है, एच मान सकते हो, नहीं मानना तो मत मानो। तो यम एन जो कि लंब है, आधार जो कि हमारा कितना दे रखा है बी एन है। लेकिन एक काम कर सकते हो भाई, अगर आप बी एन को कुछ मान सकते हो तो मान सकते हो, नहीं मान सकते हो तो भाई मत मानो, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करूंगा कि भाई मैं इस यम एन को मैं एच मान लेता हूं, यानी इसकी ऊंचाई एच मान लेता हूं, ठीक है। तो ये एच हो जाएगी आपका, एम एन एच हो जाएगा, और बी एन आपका एज इट इज रहेगा। तो बाकी आप आगे देख सकते हो, 1060 की वैल्यू √3 रख दोगे तो ये आपका हो जाएगा एच अपॉन में बी एन। अगर आप यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, बी एन की वैल्यू तो निकाल ली है ना भाई, तो बी एन की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी आप लोगों की एच अपॉन √3, एच अपॉन √3 निकलेगी। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट बना सकते हो, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप फर्स्ट बना सकते हो, ओके। चलो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट आपने बना लिया। अब हम लोग लेने वाले हैं समीकरण, यानी कि अब हम लेने वाले हैं त्रिभुज नंबर दूसरा। पहला त्रिभुज हम लोगों ने ये वाला लिया, अब हम त्रिभुज ये वाला लेने वाले हैं। देखो वैसे कि वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे प्रश्न को, अलग तरीके से नहीं करेंगे, कोई नया तरीका नहीं लाने वाले। अब हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं दूसरा त्रिभुज, जो कि हम लोगों का होने वाला है यम एन ए, त्रिभुज एम एन ए में। अब इसमें जो कोण हमारा ए है वो 30 डिग्री है, और फाइनली हम लोग जो कोण लेंगे वो 30 लेंगे, किसका लेंगे 10 का। तो 10 30 बराबर में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब। लंब आपका एच ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों में अगर आप देखोगे तो लंब समान है, इसमें भी यही लंब है, इस वाले में भी यही लंब है, दोनों में लंब समान है, तभी तो आंसर आएगा आप लोगों का। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जब आप इसका आधार लोगे तो ए से एन तक पूरा इसका आधार आएगा, ए से एन तक पूरा आधार। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो रख दो भाई एच अपॉन ए एन, ठीक है। तो ए एन आप लोगों का कितना हो जाएगा, ए एन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू एच, ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से ए एन। तो समीकरण नंबर इसको आप बना दोगे सेकेंड, इसको आप समीकरण नंबर कितनी बना दोगे, सेकेंड, इसको आप समीकरण नंबर सेकेंड बना दोगे भाई। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। अब देखो दोनों ही समीकरण हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, मैंने दोनों ही त्रिभुज बना करके दोनों को सॉल्व कर लिया। एक में बी एन निकाला और एक में ए एन निकाला। हम लोगों को एक चीज़ पता थी स्टूडेंट कि भैया यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर हम लोगों को ये ज्ञात करना था, यम एन ज्ञात करना था, ठीक है, बी एन ज्ञात करना था, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ देखो,
तो भाई हम लोगों को इतना तो पता ही है ना कि भैया जो ये हमारा ए एन है ना, ये ए एन जो हम लोगों का है ये ए बी प्लस बी एन के बराबर में है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने ऊपर अगर आप देखोगे तो समीकरण नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बी एन निकाल दिया और समीकरण नंबर सेकंड में हम लोगों ने ए एन निकाल दिया। अब दोनों को जरा ध्यान से देखो। बी एन हम लोगों का कितना दे रखा है, बी एन हम लोगों का कितना दे रखा है भाई, बी एन हम लोगों का दे रखा है एच अपॉन रूट थ्री, प्लस लगा दो। बी एन कितना दे रखा है हम लोगों का, बी एन हम लोगों का बी एन तो नहीं दे रखा, लेकिन बी एन हमको ज्ञात करना है भाई, यही तो ज्ञात करना है ना। देखो बी से लगाकर बी एन ही तो ज्ञात करना, मतलब बी से एन की दूरी यानी बी एन ही तो ज्ञात करना है, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। ए एन हम लोगों का दे रखा है रूट थ्री इंटू एच, तो इसको लिख लेते हैं रूट थ्री इंटू एच। अब देखो एक काम करो, इसको इधर साइड भेज दो तो बी एन आप लोगों का इधर आ जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा जो कि आप लोगों का माइनस में हो जाएगा, तो एच अपॉन रूट थ्री माइनस का थ्री मतलब रूट थ्री इंटू में एच, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, एलसीएम ले लो इनमें, तो रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा, ये आपका एच एज इट इज रहेगा। अब इस थ्री का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, रूट थ्री थ्री हो जाएगा और ये एच आपका ये एज इट इज रहने वाला है। अब आप एक काम कर सकते हो, एक मिनट यहाँ देखो, ये जब बी एन इधर आया तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ मैं देख रहा था। तो ये जब बी एस इधर माइनस में रहेगा आप लोगों का, तो देखो कि ये आपका माइनस का टू एच बट्टे में रूट थ्री निकलेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब जा करके आप लोगों का बी एन जो है ना फाइनली ये निकलेगा टू एच अपॉन में रूट थ्री। अब इतना आप लोगों का ये निकल के आ गया बी एन, तो बी एन कितना निकला टू एच अपॉन में रूट थ्री। समझ में आ गया इतना सभी लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, देखो अभी ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, अभी आप लोगों को बीसी शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए से बी तक की 6 सेकेंड में, मतलब ए से बी तक की वो 6 सेकेंड में गया, मतलब भाई वो जब ए से बी तक चला, ठीक है, तो वो 6 सेकेंड, ए से बी तक गया तो 6 सेकेंड में गया, ठीक है। अब भाई वो भाई बी से एन तक जा रहा है, बी से एन तक जा रहा है तो कितना समय लगेगा। तो ऐसा समय निकालने के लिए, मतलब इस तरीके से निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है कि भाई समय बराबर दूरी बट्टे चाल, सभी लोगों को पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी स्पीड, समय दूरी बट्टे चाल यानी स्पीड। इसको समय ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिख देते हैं, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी स्पीड। अब आप लोगों को यहाँ पर देखो स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड तो पता नहीं है, तो दूरी कितनी थी, दूरी आप लोगों की यहाँ पर कितनी है भाई, दूरी आप लोगों की है समय तो पता है, देखो समय हम लोगों के पास है, स्पीड हम लोगों के पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, नीचे डिस्टेंस को ले आते हैं, तो समय कितना 6 सेकंड लगा, समय कितना लगा, अच्छे समझ लें, समय कितना लगा 6 सेकंड लगा, ठीक है, समय कितना लगा 6 सेकंड लगा, और बट्टे में कितने पर कितना समय लगा था, तो भाई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतने पर समय लगा था, इतने में तो लगा, तो इसको नीचे लिख दोगे, इसको नीचे लिख दोगे 2h अपॉन रूट थ्री। अब देखो भाई, अब इसका समय कितना था, तो इसका समय आप लोगों को पता होना चाहिए, ए से बी कितना था, ए से बी, तो ए से बी कितना था भाई, ए से बी यहाँ देखो, ए से बी एच अपॉन रूट थ्री था ना, तो एच अपॉन रूट थ्री, तो ए से बी था एच अपॉन रूट थ्री। बस यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो केवल बी एन का मान लिखकर चले आते हैं और फिर पूरे 1 से 2 नंबर कट जाते हैं। अब देखो इस 3 को आप ऊपर भेजोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 6 रूट थ्री बट्टे में 2h इंटू में h अपॉन रूट थ्री। ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री भैया रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 यानी कुल मिलाकर 3 सेकेंड आप लोगों का समय लगेगा बी से एन तक पहुंचने में। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, अगर आप ये देखो ये चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो ना, दोबारा समझ लो कि ए से बी तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगा। अब 6 सेकंड कितना लगा था समय, तो 6 सेकंड हमारा इतना समय था h अपॉन रूट थ्री। अब इसी को साथ में यहाँ पर हमको इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि देखो 6 सेकंड कितने पर हमें निकालना है, 2h अपॉन रूट थ्री पर निकालना है। अब इसका कितना था, तो h अपॉन रूट थ्री था। तो भाई इस तरीके से आपको करना है, देख लो अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हो चुका है। 3 सेकंड समय लगेगा, बी से एन तक पहुँचने में इतना समय लगेगा 3 सेकेंड। पूरे को नोट कर लो भाई, पूरा प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और मैं गारंटी कह रहा हूं जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को अभी भी देख रहा है या फिर पूरी वीडियो को देखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं 6 नंबर वो पूरा यहां से लेकर के जाएगा भाई। क्लियर है, एक क्वेश्चन तो ऊंचाई एवं दूरी का बनता ही बनता है, और ऐसा प्रश्न जरूर बनता है जिसमें भाई 2 एंगल होते हैं एक साथ, ठीक है। तो वैसे ही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। इस वाले प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। नाव के उसी चाल से 40 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और कम समय लगेगा, कितना और समय लगेगा। मतलब इस प्रश्न को अभी तो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया है और चीज़ें हमें कुछ समझ में नहीं आई। तो इस प्रश्न को डीपली समझने के लिए भाई फिगर हम यहीं पर बना देते हैं इसका, देखो, ताकि आपको एक ऐसा फिगर समझ में आए जो कि आपके सामने बने। तो देखो सबसे पहले एक नाव, देखो सबसे पहले यहाँ पर मान लो ये समुद्र है आपका, ठीक है, ये समुद्र है आपका, एक नाव चल रही है, इसी में नाव चल रही है। ये आपको मान लो नाव है यहाँ पर कहीं पर, आपको एक नाव मान लो ये ए बिंदु है और यहीं पर आपकी नाव है, ठीक है, आप ये मान सकते हो, ये ए बिंदु है, यहीं पर आपकी नाव है। नाव जब चली, अब देखो कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर, अब ये आप लोगों का पुल है। पुल भैया इस तरीके से नहीं होता है, अब आपको ऐसा पुल कहाँ होता है, तो पुल तो ऊपर होता है लेकिन उसके जो नीचे पैर होते हैं वो नीचे तक होते हैं, ठीक है। तो एक ये पुल है, अब हम पुल को मान लेते हैं यम एन मान लेते हैं, पुल को यम एन मान लेते हैं, दिख नहीं रहा था आपको, तो पुल को हम लोग यहाँ पर यम एन मान लेते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, ए ये हमारा क्या है, ए हमारी ये नाव है जो कि पुल की ओर जा रही, पुल हमारा यम एन है, और इस पुल का शिखर बिंदु यम है, पाद बिंदु यानी नीचे वाला बिंदु यन है। माना अभी हम लिखेंगे इसी तरीके से कुछ। सबसे पहले जब ए से ये एम को देखते हैं, यानी ए से जब हम नाव से हम लोग यम को देखते हैं, पुल के यम बिंदु को देखते हैं, तो कोण हमारा जो बनता है, कोण हमारा बनता है यहाँ पर 30 डिग्री, कोण हमारा 30 डिग्री बनता है, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा सा और कर देते हैं, 30 डिग्री कोण बनता है। और जब हम लोग कुछ दूरी चल लेते हैं, यहाँ कहीं पर आ जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, हम बी बिंदु तक आ जाते हैं, फिर हम लोग जब एम को देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। अब ऐसी सिचुएशन फिर से बन गई है ना, ऐसी फिर से सिचुएशन बन गई है। अब आगे प्रश्न को बनते हैं कि 30 डिग्री बन जाता है नाव के उसी चाल से 4 मिनट बाद, यानी कि देखो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक चली है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसे कितना डिस्टेंस लगा, 4 मिनट इसे लगे, 4 मिनट लगे भाई, ठीक है। फिर वही बात कि भैया आप लोगों को बी से यन तक पहुँचने में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, उतना ही ऐसा ही प्रश्न आ गया है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो यार कर लो, ठीक है, मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। माना आप कैसे लिखोगे, माना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो माना आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले माना ऐसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पर, तो फाइनली देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना लिख दिया। कैसे आप लोग हल डाल के माना लिखोगे उसको समझो, ऐसे लिखोगे आप माना कि माना यम एन एक पुल है, पुल के ठीक नीचे एन बिंदु है व ऊपर एम बिंदु है। नाव से प्रथम स्थिति में देखने पर कोण भैया उन्नयन जो 30 डिग्री का बनता है। अब 4 मिनट पश्चात जब ये 4 मिनट चल लेती है, बिंदु बी पर आ जाती है, तो 60 डिग्री का कोण उन्नयन बनता है। फिर हम लोगों को लिख देना कि बी से एन तक कितना समय लगेगा पहुंचने में, हमें वो ज्ञात करना है। तो माना में आपको इतना लिखना है। अब आप ये इसलिए लिखोगे क्योंकि इस टाइप वाले प्रश्न में कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है, फिगर बनाना पड़ता है, और उसी के नंबर आपको मिलते हैं 6। 2 नंबर, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, और 4 नंबर कैलकुलेशन के। इस तरीके से आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो भैया अच्छे से आपको इसका माना देख लेना है, ठीक है। अब आके इसकी कैलकुलेशन आगे की करते हैं। वही चीज़ सबसे पहले ले लेते हैं पहला त्रिभुज, पहला त्रिभुज ले लेते हैं भाई। अब इसको फिगर में देखो, पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी यम एन बी ले लेते हैं, एम एन बी ले लेते हैं, तो ले लेते हैं भाई। लेकिन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, अच्छे से तरीके से। यहाँ से ए से बी को हम लोग मान लेते हैं यक्स, ए से बी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, यानी इतनी दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं और इतनी दूरी को हम लोग y मान लेते हैं, और इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज यम एन बी, तो ले लेते हैं त्रिभुज यम एन बी में जिसका जो कोण है भैया b वो है 60 डिग्री, कोण b कितना है 60 डिग्री। और यहाँ पर एक चीज़ हम ले लेते हैं 10 हर चीज़ में लेंगे 10 भाई, याद रख लेना। 10 बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना है यम एन, यम एन कितना है भाई, यच है।
नहीं है तो एच मान लो, नहीं है तो मान लो एच, ठीक है। अब एच कितना है और आधार कितना है भाई, वाई है, वाई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 एच अपॉन वाई। तो वाई इज इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा, एच अपॉन √3। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट बना लो। इसको आप समीकरण नंबर कौन सी बना लोगे, फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लोगे। अगेन आप त्रिभुज लोगे दूसरा वाला। तो भाई यहाँ से आप लोगों का ये समीकरण पहला बन गया, जो कि हम लोगों ने पहले त्रिभुज से बनाया है। अब हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे दूसरे त्रिभुज का प्रयोग करके। दूसरा त्रिभुज कौन सा होने वाला है, यहाँ देखो दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ये सेकंड त्रिभुज ये वाला होना है, बड़ा वाला ए यम, अरे यार दिखो तो भाई, ओ देखो यम यन ए होगा। दूसरा त्रिभुज यम यन ए होगा। इसमें लंब हमारा एच होगा, आधार हमारा ये ए से लगाकर यन तक पूरा होगा, जिसमें हमारा ए बी बी एन यूज होगा, ठीक है। अच्छे समझ लिया नहीं, दोबारा देखो यहीं समझा देंगे। त्रिभुज हम लोगों का यम यन ए में, इसमें जो कोण हमारा है वो ए है, जो कि हम लोगों का 30 डिग्री दे रखा है। तो लिखेंगे 1030 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा एच है, आधार कितना है इसमें, आधार हमारा ए बी है प्लस का बी एन है, प्लस बी एन, ठीक है। और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो एच अपॉन ए बी प्लस का बी एन, तो यहाँ से ए बी प्लस का बी एन इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से √3h, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू हम लोगों का क्या है, यक्स है ना। और बी एन हमारा कितना है, बी एन हमारा वाई है, इज इक्वल टू √3h। अगर आप देखोगे तो वाई हम लोगों ने कितना निकाला था, यहाँ पर वाई हम लोगों ने निकाला था h अपॉन √3। हम लोगों ने वाई कितना निकाला था, h अपॉन √3 हम लोगों ने वाई निकाला था। तो हम लोग यहाँ पर y का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x प्लस h अपॉन √3, तो h अपॉन √3, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा और इसमें अच्छा, एक मिनट रुको जरा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि भैया इस h को हम लोग यहाँ पर, इस जो h को है ना, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से y√3, है ना। ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको काटो, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3, और यहाँ पर देखो h बराबर क्या निकला है, y√3। तो इसको यहाँ पुट कर दो y√3, तो ये आप लोगों का फाइनली हो जाएगा 3y। अब ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 3y इधर भेज दो, y को भाई उधर भेज दो ना, तो 3y माइनस का y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू, चूँकि हमें y निकालना है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। x अपॉन 2 आप लोगों का हो गया y। अब ये पूरा प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो चुका है मेरे भाई। क्यों सॉल्व हो चुका है, देखो समझो। चूंकि आप लोगों को पता है ए से बी तक पहुंचने में कितना मिनट लगा था, 4 मिनट। और 4 किसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है। ये मिनट में दे रखा है ना, तो 4x की वैल्यू दे रखी है। b से n तक कितना समय लगेगा, b से n तक x अपॉन 2 समय लगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ 4 पुट कर दोगे, 4/2 यानी 2 दूना के 4, यानी देखोगे तो 2 सेकेंड आपका समय लगा b से n तक पहुँचने में। तो b से n तक पहुँचने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। अब यही इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का फाइनली हो जाएगा। होपफुली ये प्रश्न भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, b से n तक पहुँचने में 2 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस पूरे प्रश्न को अच्छे से भैया हल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में 3 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। देखो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। अगर आप इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, देखो 6 नंबर तो भाई कहीं नहीं गया, पूरी गारंटी है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्लास यहीं एंड नहीं हो जाएगी। अगर आपको आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए हैं तो कम से कम इस वीडियो को आप लोगों को भाई 100+ लाइक्स तक पहुँचाना होगा।
अगर आप 100 प्लस लाइक्स तक पहुंचा दोगे, लाइक कर दोगे, दोस्तों तक शेयर कर दोगे, तो भैया जितने भी चैप्टर से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ सब करा दिया जाएगा 27 फरवरी से गणित के एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसलिए भाई आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। होपफुली क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।